जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी जीपीएम बीए पार्ट थर्ड ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड एपरल प्रोडक्शन पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड में आप स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं। अब हम ब्रीफ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम जिसमें कि ग्रीस, रोम एंड फ्रांस है, तो आज हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। इसके इलस्ट्रेशंस के लिए आप इस लिंक या यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। पश्चिमी इतिहास में फ्रांस सबसे ऊर्जावान और रचनात्मक राष्ट्रों में से एक था। कभी कभी विकसित फ्रांसीसी कपड़ों की परंपरा फैशनिस्टा के लिए प्रेरणा बनी हुई है। अभिरना देवी और कहती हैं, फैशन फ्रांस में समाज और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और देश के लिए मुख्य ब्रांड छवियों में से एक के रूप में कार्य करता है। हाउथ काउचर और प्रेट-आ-पॉटर में फ्रांसीसी मूल हैं। फ्रांस ने कई प्रसिद्ध डिज़ाइनरों का उत्पादन किया है और 15वीं शताब्दी के बाद से फ्रांसीसी डिज़ाइन फैशन की दुनिया पर हावी हो रहे हैं। फ्रांसीसी फैशन उद्योग ने शैली और नवाचार में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है और 4 शताब्दियों तक एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक निर्यात बना रहा। गैब्रियल बोनियर, कोको चैनल, क्रिश्चियन डायर, एविस सेट लॉरेट, थियरी हर्म्स और लुई वेटन जैसे डिज़ाइनर ने कुछ सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय फैशन ब्रांडों की स्थापना की है। अब हम आते हैं 16वीं शताब्दी में। फ्रांस में फैशन के कपड़े विपरीत कपड़ों, झड़पों, ट्रिम्स और अन्य सामान से निपटते थे। सिलुएट, जो एक पोशाक की रेखा या परिधान के समग्र आकार को संदर्भित करता है, 1530 के दशक में महिलाओं और पुरुषों के लिए वर्ग के लिए व्यापक और शंक्वाकार था। उस दशक के मध्य में वी आकार की कमर के साथ एक लंबी और संकीर्ण रेखा दिखाई दी। कंधे के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए आस्तीन और स्कर्ट का चौड़ा किया गया। रफल्स एक शर्ट के नेक बैंड के साथ जुड़ा हुआ था और स्पष्ट सिलवटर के आकार का था। एक रफल फ्रिल या फ्रंट बेलो कपड़े की एक पट्टी है। फीता या रिबन को कसकर इकट्ठा किया जाता है, यहाँ एक किनारी पर लगाया जाता है और ट्रिमिंग के रूप में एक कपड़ा बिस्तर या अन्य वस्त्र पर लागू होता है। महिलाओं के लिए बाहरी कपड़ों को पेटीकोट के ऊपर ढीले या सुसज्जित गाउन की विशेषता दी थी। 1560 के दशक में तुरही आस्तीन को अस्वीकार कर दिया गया था और सिलुएट संकीर्ण हो गया और कंधे और कूल्हे में एकाग्रता के साथ चौड़ा हो गया। अब हम आते हैं 1660 और 1700 के बीच। पुराने सिलुएट और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कम कमर के साथ एक लंबी दुबली रेखा द्वारा बदल दिया गया। कमीज के साथ कवर किए गए पेटीकोट को एक पेनियार, जिसको कि स्कर्ट का एक हिस्सा ऊपर की ओर उभार हुआ, के साथ एक लो बॉडी टाइट लेस ड्रेस पहनी गई थी। पोशाक काले चमड़े के जूते के साथ थी। महिलाओं के लिए शीतकालीन पोशाक फर के साथ छटनी की गई थी। दशक के बाद दशकों में आस्केट को वापस खींच लिया गया और भारी भरकम पेटीकोट के साथ पिनअप किया गया, लेकिन लगभग 1650 में पूर्ण ढीली आस्तीन लंबी और तंग हो गई। पोशाक ने शरीर को एक कम और व्यापक गर्दन और समायोजित कंधे के साथ कसकर गले लगाया। 17वीं शताब्दी की पहली छमाही में पुरुषों के कपड़े ज़्यादा नहीं बदले। 1725 में कोट की स्कर्ट ने पेनियार के रूप में काम किया। यह 5 या 6 सिलवटों का कागज या घोड़ेशर द्वारा विकृत करके और गर्दन के चारों ओर पहनी गई काली रिबन द्वारा फ्रिल का प्रभाव देने के लिए लगाया गया था।
हाथ के नीचे एक टोपी और आकर्षण के लिए एक विग जोड़ा गया। कोर्ट सेरेमनी में महिलाओं ने सोने के साथ कढ़ाई कर वाला एक बड़ा कोट पहना था जो सामने की तरफ खुला था और बेल्ट या कमर के बैंड के साथ बटन लगाया किया हुआ था। हल्का कोट तंग आस्तीन के साथ फिगर हगिंग था। यह विभिन्न आकृतियाँ और आकारों में रेशम या धातु के बटन की एक डबल पंक्ति के साथ पीछे की ओर प्रक्षेपित किया गया था। 1750 और 1775 के बीच फैशन 1750 और 1775 के बीच फैशन विविध आकर्षक रंग और सजावट परिभाषित शैली के साथ विस्तृत कोट ड्रेस 1750 के दशक में हुप स्कर्ट का आकार छोटा हो गया और इसे साइड हुप्स के साथ औपचारिक कपड़े पहना गया। बास्केट और ब्रीच का उपयोग जारी रहा। इस दौरान पेटीकोट के ऊपर लो नेक गाउन पहना गया। स्लीव्स से जुड़ी महीन लिनन के साथ फ्रिल्स या रफल्स के साथ कटे हुए थे। नेकलाइन को ट्रिम दिया गया। फैब्रिक या लेस रफल और नेकर चेयर यानी दुपट्टे के साथ फिट किया गया था। यूरोपीय देशों में 1795 और 1820 के बीच फैशन अनौपचारिक शैली में तब्दील हो गया जिसमें ब्रोकेस और फीता शामिल थे। यह पहले की शैलियों के साथ साथ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखे गए लोगों से अलग था। महिलाओं के कपड़े कमर से ऊपर की ओर धड़ से काफ़ी कड़े और भारी भरकम थे। मुलायम ढीली स्कर्ट के साथ सजी शॉर्ट कमर की पोशाकें सफ़ेद पारदर्शी मलमल की से गढ़ी गई। शाम के गाउन को ट्रिम और फीता रिबन और जाल के साथ सजाया गया था। उन लोगों को कम आस्तीन के साथ काट दिया गया था। 1800 के दशक में महिलाओं के ड्रेसिंग को सफ़ेद कोट टोपी ट्रिम पंख फीता शॉल और हुड ओवरकोट के साथ छोटे बाल की विशेषता थी, जबकि पुरुषों ने उच्च कॉलर लंबी टोपी और छोटे और बिना बालों वाले लिनन शर्ट पसंद किए। 1810 के दशक में महिलाओं के लिए पोशाक को नरम सूक्ष्म सरासर शास्त्रीय पर्दे के साथ उठाया गया था, जिसमें पीछे की ओर कमर और लघु फिट एकल स्तन वाली जैकेट थी। उनके बालों को केंद्र में बांधा गया था और उन्होंने कानों में टाइट रिंगलेट पहना था। पुरुषों की पोशाक सिंगल ब्रेस्टेड टेल कोट क्रेवेटस नेकटाई और धनुष टाई के अग्रदूत के साथ प्राकृतिक बाल तंग जांघिया और रेशम मोजा के साथ थोड़ी तक लिपटे थे। सामान में सोने की घड़ियां केन और टोपी शामिल थे। 1820 के दशक में महिलाओं की पोशाक कमर लाइनों के साथ आई थी, जो लगभग हेम और नेकलाइन सजावट शंकु के आकार की स्कर्ट और आस्तीन के साथ लगभग गिरा दी गई थी। पोशाकों के ओवरकोट को मखमली कॉलर के फर के साथ डिज़ाइन किया गया था। फैशन डिज़ाइनर अभी भी 18वीं शताब्दी के कृतियों से प्रेरित है। इम्पैक्ट फैशन क्रांति के प्रभाव ने कपड़ों के इतिहास को गतिशीलता को बदल दिया। पेरिस एक वैश्विक फैशन हब है और इटली, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और जर्मनी के प्रतिस्पर्धा के बावजूद फ्रांसीसी नागरिक फैशन प्यार करने वाले लोगों की अपनी निर्विवाद छवि को बनाए रखना जारी रखते हैं। धन्यवाद।